हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी4 बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, आज है हिस्ट्री का त्रिमासिक परीक्षा हुआ है। आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, आपकी तैयारी कितनी थी, उसको आप देखने का प्रयास आज करेंगे। आज देखिए कि आपका कितना प्रश्न है सॉल्व हुआ है, कितना सही हो रहा है। हम आज एनालिसिस करने वाले हैं हिस्ट्री के पेपर को, आज त्रिमासिक परीक्षा वाला। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं त्रिमासिक परीक्षा के जो मतलब यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपका कितना प्रश्न है सही हुआ है। टोटल इसमें है, ऑब्जेक्टिव है आपका 70 है 70 है। आपका कितना सही होता है उसको आप देखिए। इसमें जो भी प्रश्न बताया गया है वह 100% सही है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे वो सही पूरा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को। देखिए दोस्तों, हमारे देश में मध्यकाल में जब अरबों का आगमन हुआ था तो यहाँ पर गजनबी और गौरी का आगमन हुआ था। गजनबी के साथ में एक इब्न बतूता यहाँ पर नाम का एक यात्री आया था, या बोल सकते हैं इसको इतिहासकार आया था, जिसने भारत के क्षेत्र में दौरा किया था। उसके बाद भारत के संस्कृति के बारे में है, या बहुत सारी चीज़ों को है लिखा है और अपने देश में जाकर के प्रकाशित भी किया था, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का था, जो कि आया था गजनबी के साथ में आया था भारत में। वही गजनबी जो भारत में 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस पद्धति से बनाया गया था? हड़प्पा सभ्यता किस पद्धति से बनाया गया था? ऑप्शन ए है आपका नगरीकरण, ऑप्शन बी है आपका ग्रिड, और सी है वर्गाकार, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर यहाँ पर है नगरीकरण, क्योंकि हम लोग जब पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता के संबंध में, तो हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषता देखे थे। जिसमें से पहला विशेषता यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि नगरीय सभ्यता है। इसकी और भी सभ्यता, इस सभ्यता की विशेषता है मातृसत्तात्मक है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो इसमें नगरीय सभ्यता दिया है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरा का आंसर नगरीय सभ्यता, ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिला था? देखिए दोस्तों, हड़प्पा वासियों को क्या पूछ रहा है कि तांबा कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा वासियों को तांबा है राजस्थान के क्षेत्र से मिला था। और राजस्थान के क्षेत्र में कहाँ से मिला था? तो खेतरी वाले क्षेत्र से मिला था, राजस्थान के खेतरी के क्षेत्र से मिला था। तो आंसर 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो कांसा। कांसा से तो ये तो परिचित थे, क्योंकि सार्वधिक पैमाने पर तो यहाँ पर कांसा और तांबा सोना का प्रयोग किया गया था यहाँ पर, ठीक है। कांसा में है तांबा होता है, टीन होता है, तो तांबा भी हो गया, टीन भी हो गया कांसा में। उसके बाद लोहा का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, सोना का भी प्रयोग किया जाता था। सॉरी, लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कांसा को ये जानते थे, सोना से ही परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। जब वैदिक सभ्यता में हम लोग चलेंगे तो 1000 BC में है लोहा की खोज होता है, उस समय इसको खोजा गया लोहा को। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुनें। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए क्या बोला है, वहाँ मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। हाँ भाई, मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा का जो प्रमाण मिलता है आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद एक और देवी है उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी का प्रमाण है आपको मिला है हड़प्पा से मिला है। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कथन है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कर रहा है, वहाँ शहरी जीवन था। सही बात है, यहाँ पर शहरी जीवन था भाई, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कर रहा है, वहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यह भी कथन क्या है? सही है। जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिला है कालीबंगा से मिला है, राजस्थान के क्षेत्र से। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, क्या सभी कथन सही है? हाँ, ये सभी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पर आते हैं हम। आप छठा प्रश्न पर आ जाते हैं। छठे प्रश्न में क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थल मुंडीकाग कहाँ उपस्थित है? तो हम लोग जानते हैं
कि जब हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को देखे थे। तो इसका विस्तार है भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान, 3 देशों में फैला हुआ है। जिसमें हम पहले पढ़े थे यहाँ पर अफ़गानिस्तान में इसका विस्तार, तो अफ़गानिस्तान से मात्र 2 ही स्थल मिला था, एक है मोंडी काक और एक है यहाँ पर सुरतीगोई है। तो मोंडी काक कहाँ से मिलेगा भाई? अफ़गानिस्तान से। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा। चलिए अब 7वें प्रश्न पर चलते हम। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें किस चीज़ से बनी थी, किस चीज़ से बनी होती थी? तो यहाँ पर जो मतलब मोहर जो बनाया गया था सेल खड़ी का बनाया गया था, सेल खड़ी का बनाया था। एक प्रकार का एक पत्थर होता है, ठीक है। 8वें प्रश्न पर हम चलते हैं अब। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ पर मिला है? तो नहरों से जो सिंचाई का प्रमाण मिला है आपका अफ़गानिस्तान में मिला है। कहाँ पर मिला है? अफ़गानिस्तान में मिला है। और अफ़गानिस्तान से कौन कौन सा क्षेत्र मिला है? मात्र 2 है, सुरतुगोई है और मोंडी काक है। यानी सुरतुगोई यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 8 के ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था? तो इसका हम भौगोलिक आकार देखे थे कि त्रिभुजाकार है। कैसा है भाई? त्रिभुजाकार है। सबसे देखे थे उत्तरी छोर है इसका जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद सबसे यहाँ पर देखे थे कि दक्षिणी छोर है इसका महाराष्ट्र में है। उसके बाद सबसे पूर्वी छोर है आपका उत्तर प्रदेश में और सबसे पश्चिमी छोर है आपका बलूचिस्तान प्रांत में देखने को मिला है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? देखिए दोस्तों, सन 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड बना था सर्जन मार्शल है 2 भारतीय पुरातत्वविदा को नियुक्त किया था हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी को नेतृत्व दिया गया था हड़प्पा की खुदाई करने के लिए और मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के लिए राखल दास बनर्जी को भेजा गया था। और 1921 ईस्वी में ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खुदाई कर लिया और उसके जस्ट 1 वर्ष पश्चात मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? किस स्थल का उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी किस स्थल का उत्खनन किया था? तो हड़प्पा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न क्या बोला है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो अशोक के जो अभिलेख है आपको लिखे गए थे प्राकृत भाषा में, क्योंकि जो अशोक जो है ये बौद्ध धर्म से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ था और बौद्ध धर्म को ये मतलब मान भी लिया था। और बौद्ध धर्म में जितने भी अधिकतर जो ग्रंथ लिखने को मिला था आपको प्राकृत भाषा में लिखा था। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म का त्रिपिटक भी आपको लिखा गया है प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब हम 12वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या बोला है? प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? तो इसका आंसर आपका है शिल्पाधिकारम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर बढ़ते हैं आप। 13वां प्रश्न क्या बोला है? प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना है हरिकेन नाम के एक शासक ने किया था, लेकिन यह लिखा गया था समुद्रगुप्त के संबंध में, ठीक है। इसकी वीरता के लिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि समुद्रगुप्त ने है यहाँ पर बहुत सारे राजाओं को हराया है, जिसके संबंध में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जानकारी दिया गया है। हरिकेन द्वारा रचित यह अभिलेख है, ठीक है। तो पूछ सकता है आप लोगों से कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। इसके ही संबंध में लिखा गया यह अभिलेख है। तो 13वां का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर आते हैं। किस शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार है रुद्रदामन ने कराया था। अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न क्या बोला है? परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो परिवार का जो मुखिया है आपका राजा को कह सकते हैं, ठीक है, राजा को कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा आप डाउट में रखिए थोड़ा सा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 15वां के बाद 16वां प्रश्न पर आते हैं। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितना है भाई? 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न पर हम आते हैं। 17वां प्रश्न क्या बोल रहा है, हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? हर्ष चरित्र है ना आपका, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यह लिखा गया किसके द्वारा? तो कादम्बरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये पुष्पभूति वंश का एक राइटर है। ठीक है, राइटर है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पर आते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, अग्रहार भूमि अनुदान किसे प्रदान किया जाता था? तो अग्रहार भूमि जो है ब्राह्मण को दिया जाता था, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अग्रहार भूमि है मतलब किसको दिया जाता था? ब्राह्मण भिक्षुकों को दिया जाता था। जब है राजा है बहुत सारे यहाँ पर यज्ञ कराता था, तो यज्ञ में है यहाँ पर पैसा नहीं देता था, बहुत सारे यहाँ पर भूमि को भी दान दिया जाता था। ठीक है, इसे मतलब समानती व्यवस्था कहा गया। सबसे पहले इसको सातवाहनों ने ही शुरू किया था। ठीक है, यह आप याद रखिएगा। तो अग्रहार भूमि अनुदान किसे प्रदान किया जाता था? तो ब्राह्मणों को दिया जाता था। ठीक है, यह 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी यात्री हेनसांग किस सदी में भारत आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, गुप्त काल में आया था, यहाँ पर भारत का यात्रा किया था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और इसने है अपनी पुस्तक लिखा है CU की, और इसमें है भारत के संबंध में बहुत सारी जानकारी है दिया है। उसके बाद इसको चीन में भी प्रकाशित किया है, प्रचलित किया है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दीक्षा लेने के लिए भारत में आया था गुप्त काल में। अब बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है? तो व्यापारियों का संघ है आपका श्रेणी कहलाता है, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब 22 पर बढ़ते हैं। पेरी प्लस किस भाषा का शब्द है? पेरी प्लस किस भाषा का शब्द है? तो पेरी प्लस है ना आपका यूनानी भाषा का शब्द है, यानी 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर चले आते हैं। आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत सिक्के किस धातु के बने होते थे? आहत जो सिक्का था ना, वो चांदी का ही बना होता था और तांबा का भी बना होता था, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो 23 का आंसर क्या होगा? आपका सी होगा। आप करेक्ट करिए अपना, सी आंसर इसका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न पर हम चले आए हैं। और यहाँ पर देखिए 24वां प्रश्न, बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किस राजाओं ने जारी किया था? देखिए दोस्तों, सोने के सिक्के यहाँ पर दो तरह से प्रश्न बनाया जाता है कि सबसे पहले है सोना के सिक्का किसने चलाया था, और सबसे ज़्यादा है सोना के सिक्का किसने जारी किया था। तो सबसे पहले है सोने के सिक्के है भारत में पहली बार हिंद यूनानी शासकों ने यहाँ पर चलाया था। लेकिन जब बात आती है कि सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया है, तो इसमें आ जाता है आपका कुषाण शासक आ जाता है। ठीक है, कुषाण वंश का शासक आ जाता है। खास करके यहाँ पर कनिष्क आता है। कनिष्क ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का है चलाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब 25 पर बढ़ते हैं। आप 25 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने उद्वाचन किया था? तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम उद्वाचन जो किया था वो है जेम्स प्रिंसेप है। कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। अब बढ़ते हैं हम 26 नंबर प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में की थी? तो जब ये शासक बना था ना, तो जस्ट इसके 8 वर्ष पश्चात ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने है कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। आक्रमण किया था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीषण है तबाही ला दिया था। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण तबाही आया था, बहुत सारे लोग हैं मर गए थे, तो उसके पश्चात है अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। उसके बाद उसने है युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धर्म की नीति को अपना लिया। उसके बाद श्रीगुप्त नाम का एक उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षुक से उसकी मुलाकात होती है। उससे मुलाकात करने के पश्चात वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वो धर्म की नीति पर चला जाता है, शांति की नीति पर चला जाता है, और आगे आने वाले समय में युद्ध वो नहीं करता है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगता है। तो अशोक ने कलिंग विजय अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो 8वें वर्ष, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद 27वां प्रश्न पर हम आते हैं। आहा सिक्के का प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्रों में किस शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था? तो आहा सिक्के का प्रयोग है ना, वो 6ठी शताब्दी में किया गया था। 6ठी शताब्दी में किया गया था, ईसा पूर्व में किया गया था, ईसवी पूर्व में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब 28 नंबर प्रश्न पर हम चले आए हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? कुल शब्द का अभिप्राय है। कुल जो होता है ना, परिवार से संबंधित है, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 29 पर हम आते हैं। आदि पर्वन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आदि पर्वन है ना, महाभारत से संबंधित है, यानी 29 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अब हम 30 प्रश्न पर चले आए, क्वेश्चन संख्या 30 पर। वैदिक काल में गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध को कहा जाता था। बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बाह्य राक्षस विवाह, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, यह है 30। अब हम 31 पर चले आते हैं। अब धर्म सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? देखिए दोस्तों, वैदिक संस्कृति में है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब 32 प्रश्न पर हम चले आए। 32वां प्रश्न पर 32वां प्रश्न क्या बोल रहा है? पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? पुरुष सूक्त है ना, आपका ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 228 मंत्र है, श्लोक है, और इसकी रचना है कृष्ण द्वैपायन और महर्षि वेदव्यास ने किया था। ठीक है, प्रथम और 10वां जो मंडल है सबसे नया है, यह भी याद रखना। 33वां प्रश्न क्या बोला है? मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम बुनकारों की श्रेणी का वर्णन है, कहाँ से मिला है? तो मंदसौर जो अभिलेख है ना, आपका मध्य प्रदेश से मिला है, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब 34 नंबर प्रश्न पर हम आज चले आते हैं। अब 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन शूद्रक की रचना है? शूद्रक की रचना है ना, आपका मृच्छकटिकम है, और शूद्रक आपको मिलेगा गुप्त काल के लेखक है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मातंग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? मातंग जातक किस भाषा में रचित ग्रंथ है? तो यह जो आपका जो लिखा गया ग्रंथ है, इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अब हम 36 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। स्त्रियों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके मनुस्मृति में वर्णित हैं? तो स्त्रियों के लिए यहाँ पर धन अर्जन के तरीके यहाँ पर 6 प्रकार के इसमें दिए गए हैं मनुस्मृतियों में। ठीक है, धन को प्राप्त करने के लिए। तो 36 का आंसर क्या है? बी है। आगे बढ़ते हैं, 37 पर चले आते हैं। अब 37 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? मंजिम निकाय किस धर्म से संबंधित है? मंजिम निकाय है ना, आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, खास करके ये थेरवादी से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न क्या बोल रहा है? कुरु जनपद की राजधानी कहाँ पर है? कुरु जनपद की राजधानी कहाँ पर है? कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर, वही हस्तिनापुर जहाँ पर है महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, यह। उसके बाद हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। 39 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध धर्म से बौद्ध दर्शन से संबंधित है? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में देखिए तो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वह है त्रिपिटक, और त्रिपिटक है 3 भाषाओं का समूह है। सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। सूत पिटक में आपका वर्णन मिलता है बुद्ध के उपदेशों का वर्णन मिलता है, और विनय पिटक में वर्णन मिलता है आपका संघ के नियमों का, और अभिधम पिटक में आपका मिलता है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का। तो अभिधम पिटक इसका क्या हो जाएगा? रचना हो जाएगा। यानी 39 का बोला, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? तो बुद्ध के दार्शनिक विचार का वर्णन है आपका मिलता है अभिधम पिटक में। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 40 नंबर प्रश्न पर हम चले आते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बुद्ध किस मगध नरेश के समकालीन थे? तो बुद्ध जो है ना, ये बिंबिसार के समकालीन थे। इनके ही मतलब यहाँ पर जब शासन चल रहा था तो महात्मा बुद्ध भी यहाँ पर भिक्षा दीक्षा दे रहे थे। ठीक है, लोगों को मतलब यहाँ पर प्रेरित कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, उनको शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। देखिए दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध है बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे, तो बिंबिसार है उस समय इनके यहाँ पर एक वैद्य रहा करता था। उस वैद्य का नाम है आजीवक। आजीवक को है भेजा था यहाँ पर महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए। ठीक है, सेवा करने के लिए भेजा था। इसीलिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध है किसके समकालीन होगा? तो बिंबिसार के समकालीन होगा। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 41 पर हम चले आते हैं।
41 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। देखिए दोस्तों, जब बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था तो महात्मा बुद्ध का थोड़ा भी मन नहीं था कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाए, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनका जो सबसे प्रिय शिष्य है आनंद है, आनंद इनसे आग्रह करते हैं कि महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में प्रवेश देना चाहिए। तो इनके आग्रह पर है महात्मा बुद्ध ने है पहली बार है वैशाली में महिलाओं को यहाँ पर बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया। और सबसे पहले इनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी है जिसने है बौद्ध धर्म को स्वीकार की थी, ठीक है, स्वीकार की थी। तो पूछ सकता 41 प्रश्न क्या बोल रहा है, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। तो कौन है भाई, आनंद, इनका सबसे प्रिय शिष्य, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 42 क्या बोल रहा है आंसर, 42 क्वेश्चन क्या बोला है, स्तूप का संस्कृत में क्या अर्थ होता है। तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। स्तूप मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर बौद्ध अनुयायियों के है मृत अवशेष है रखे जाते हैं उसे स्तूप कहा जाता है, ठीक है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली है। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बौद्ध मत के पुरातन परंपरा के अनुयायी कौन थे। देखिए सभी लोग, बौद्ध धर्म में यहाँ पर 4 प्रकार के बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात। चौथा जो यहाँ पर बौद्ध संगति आयोजन किया गया था 102 एडी में किया गया था। और 102 एडी में है बौद्ध धर्म 2 बराबर भागों में बट गया था, एक है हीनयान और एक है महायान, एक है हीनयान और एक है महायान। एक है हीनयान और एक है महायान। हीनयान जो होता है वो पुराने परंपराओं को लेकर के चलता है और महायान है वो नए विचारों को लेकर के चलता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि पुरातन परंपरा के अनुयायी क्या कहलाते थे, तो हीनयान कहलाते थे, यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 44 प्रश्न क्या बोला है, कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कैलाशनाथ मंदिर जो आपका स्थित है आपका है एलोरा में है, ठीक है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न क्या बोला है, लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। देखिए दोस्तों, जब हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ भी लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ा है। जब ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम पढ़ेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान में किन किन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, फिर पाकिस्तान में किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, उसके बाद भारत में देखें तो 7 क्षेत्रों में विस्तार है। और 7 क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो विस्तार देखने को मिलेगा आपका गुजरात में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण गुजरात में मिला है। और लोथल का जो प्रमाण भी मिला है गुजरात से ही मिला है। लोथल, धौलावेरी, सुरकोटदा, रंगपुर, यह सब जो क्षेत्र है महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात से मिला है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 का देखते हैं अब आंसर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो भाषा है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी मिला है कहाँ से मिला है, तो सिंध प्रांत से मिला है, पाकिस्तान के क्षेत्र से मिला है, ठीक है। 46 का आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब हम 47 पर चलते हैं। 47 प्रश्न क्या बोला है, कलहन ने किस ग्रंथ को लिखा है। तो कलहन ने राजतरंगिणी ग्रंथ को लिखा है, ठीक है, यह भी है। उसके बाद 48 नंबर क्या पूछ रहा है प्रश्न, हाथी गुफा में किसका अभिलेख मिला है। हाथी गुफा है ना, ये खारवेल द्वारा रचित है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 49 क्या बोल रहा है, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म है आपका लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, कुशीनगर के क्षेत्र में, कुशीनगर के क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क्या, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। क्या है, सिद्धार्थ है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 क्या कह रहा है, जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। तो 24वें तीर्थंकर है जो आपका महावीर है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में कुल मिलाकर के है 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव है, जिसे आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 सबको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको पूछता भी नहीं है, डायरेक्ट हम चल जाएंगे 22, 23 और 24 पर चले जाएंगे।
22वें जो तीर्थंकर होता है अरिस्टनेमी होता है, 23वां जो होता है आपका पार्श्वनाथ होता है, और 24वां जो हो जाता है आपका महावीर स्वामी हो जाता है। ठीक है, 24वां महावीर स्वामी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा अभी? बी हो जाएगा। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या बोला है? शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इसको भी यहाँ पर याद रखना है। जब क्या होता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है बृहद्रथ, तो उसकी हत्या करके है पुष्यमित्र शुंग ने है शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो 52 का आंसर क्या है? सी है। 53 पर चले आते हैं हम लोग अब। 53 नंबर प्रश्न क्या बोला है? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था वह धातु है आपका तांबा। यानी 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 54वां प्रश्न पर आते हैं। 54वां प्रश्न क्या बोल रहा है? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो भाई 16 थी। 54 का आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए सभी लोग क्या है कि 500 से लेकर के 600 BC के बीच में है महाजनपदों का उदय होता है। महाजनपदों का उदय होता है, और महाजनपदों का जब उदय होता है तो 16 महाजनपदों का उदय होता है। इसके संबंध में है आपका जानकारी मिलता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मिलता है। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची का वर्णन किया गया है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र के नामक भी ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। क्योंकि जब बौद्ध धर्म एग्जिस्ट कर रहा था, जैन धर्म एग्जिस्ट कर रहा था 5वीं-6वीं BC में, तो उस समय ही यहाँ पर उदय हुआ था, महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, तो इन सभी ग्रंथों में ही महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55वां प्रश्न क्या बोला है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत किसे रखा जाता है? जिसे खोद करके निकाला जाता है, क्योंकि पुरातत्व संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ ही होता है खोदना होता है, खोद करके निकाले गए अवशेष होता है। तो इसमें भवनावशेष, इसको खोद करके निकाला जा सकता है, तो ये पुरातत्व में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अभिलेख आएगा, अभिलेख भी आएगा, क्योंकि इसको भी खोद करके निकाला जा सकता है, बहुत सारे अभिलेखों को। ठीक है, उसके बाद सिक्का भी क्या है? खोद करके निकाला जा सकता है, यानी ये पुरातत्व में आएगा। आपका आएगा नहीं क्या? तो साहित्य नहीं आएगा, क्योंकि पूछ रहा है क्या पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो साहित्य नहीं है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 66 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक आपका है मौर्य वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का। यानी 56 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पर। 57 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था आपका वैशाली के क्षेत्र में, कुंडलवन के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन वाले क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 58 पर चले आते हैं आप। 58 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था? बेल्लार किसे कहा जाता था? तो बड़े बड़े जमींदारों को है बेल्लार कहा जाता था, तमिल साहित्य में कहा जाता है। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 59 पर हम चले आते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगा देते? कुषाण शासक है विक्रमादित्य को लगा देते उपाधि में, विक्रमादित्य को, क्योंकि क्या है कुषाण शासक है ना, ये हिंद यूनानी जब शासक को ये हराए थे, इनके कुषाण शासक के मतलब पूर्वज, तो विक्रमादित्य की उपाधि लगाए थे। तो उस समय से ही परंपरा है चलने लगा विक्रमादित्य के, क्योंकि ये लोग है मतलब प्राउड फील करता है इस उपाधि में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न पर चले आते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा था? तो जैन विद्वानों ने है आपका संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, इन सभी भाषाओं में है यहाँ पर जैन साहित्य की रचना किया गया। ठीक है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 61 नंबर प्रश्न पर। मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मगान है, बी क्या है? मेलुहा है, सी क्या है? दिलमुन है, और डी क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 62 नंबर प्रश्न पर। 62 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज है आपका आया था
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों, इसका कहानी थोड़ा सा हम समझते हैं। क्या है कि मेगास्थनीज है ना, ये सेल्यूकस निकेटर का एक दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक है। सेल्यूकस निकेटर के दरबार में यह रहता था। लेकिन 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में यहाँ पर युद्ध होता है। तो उसके पश्चात क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर की इस युद्ध में हार हो जाती है। तो हार होने के पश्चात यहाँ पर बहुत सारे संधि किया गया था। कुछ चीज़ें है दिया गया था और कुछ चीज़ें है मतलब लिया गया था, जिसमें से यहाँ पर क्या है कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात जैसे क्षेत्रों को है सेल्यूकस निकेटर को देना पड़ा था हारने के बजाय। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने है यहाँ पर 500 हाथी है सेल्यूकस निकेटर को दिया था। साथ ही साथ उसके जो पुत्री होती है हेलेना, उससे भी विवाह कर लिया था इस युद्ध को हारने के चलते। ठीक है, और उसके बाद मेगास्थनीज नाम का एक दरबारी वहाँ पर रहा करता था, उसको भी है इसको आना पड़ता है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आना पड़ता है। तो 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम 63 नंबर प्रश्न पर चले आते हैं। तमिल संगम साहित्य में उलवर किसे कहा जाता था? तो उलवर है आपको कहा जाता है बड़े जमींदारों को कहा जाता है। ठीक है, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सब थोड़ा उठ पटांग प्रश्न पूछ रहा है इस बार, पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ रहा है, पहली बार देख रहे हैं ऐसा प्रश्न। हालांकि आपका मेन एग्जाम होगा उसमें ऐसा नहीं प्रश्न पूछेगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे? सफल और धनी व्यापारी क्या कहलाते थे? तो इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 65 पर हम चले आते हैं। रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की बहुत मांग थी? रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की बहुत मांग थी? देखिए सभी लोग, रोमन साम्राज्य मतलब समझ रहे हैं कि यूरोप वाली बात चल रही है। तो इसको थोड़ा सा हम डाउट लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र को मतलब यहाँ पर ले गया था, यहाँ से व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन मसाले भी यहाँ पर ले जाता था। लेकिन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ भारत में भी नहीं था, ये हमारे पास के जितने भी देश हैं इन सभी क्षेत्रों में भी था, जिसमें से एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से मसाला को प्राप्त कर लेता था। ठीक है, तो हमें लगता है क्या कि ऑप्शन ए इसका होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों सही हो जाता तो इसका आंसर डी होगा, लेकिन आप यही मारिए, अभी यही सही होगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न पर चले आते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या बोला है? जरथुस्त्र किस देश से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब है ना याद करने वाला प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार का ट्रिक नहीं लगता, ये सब सर्टेन प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? अरस्तु किस देश से संबंधित है? अरस्तु आपका यूनान यानी ग्रीक देश से संबंधित है। अरस्तु का ही यहाँ पर चेला था सिकंदर, जिसने है भारत पर भी आक्रमण किया था, और लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, जिसके चलते इस सेल्यूकस निकेटर को है भारत के पश्चिमी सीमा पर है तैनात करके चला गया था। वही सेल्यूकस निकेटर जो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? यौधेय गणराज्य कहाँ स्थित है? तो यह जो गणराज्य था ना पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में था। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 69 पर आते हैं। ठीक है, 69 पर आते हैं। 69 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? सातवाहन किस वर्ण के थे? तो सातवाहन जो था ना वो ब्राह्मण वर्ग से आते थे। देखिए दोस्तों, जब मौर्य वंश की जब समाप्ति हो जाता है तो मौर्य वंश के पश्चात 4 यहाँ पर भारत क्षेत्र में है वंश उदय हुआ था। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश हुआ था। और ये चारों वंशों को कहा जाता है ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि ये सभी यहाँ पर जो मतलब शासक हुआ था इन सभी चारों मतलब वंश में ब्राह्मण ही था। ठीक है, इसलिए इसे ब्राह्मण साम्राज्य कहा जाता है। तो सातवाहन किस वर्ण के थे? तो ब्राह्मण वर्ण के थे। यानी 69 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? देवगढ़ के विष्णु मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो यह जो हुआ था ना गुप्त काल में हुआ था। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों इसमें हो सकता है कि 1-2 प्रश्न है इधर उधर हो जाए, लेकिन इसमें 95% जो यहाँ पर प्रश्न को एनालिसिस किया गया है ये भी 100% है। ठीक है, 100%, किसी प्रकार का यहाँ पर इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी फॉर बिहार बोर्ड चैनल पर यहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
हिंदी इंग्लिश की तैयारी है कराई जाती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी चीज़ों को लेकर के आते रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और उसके बाद इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में आपकी हमारी मुलाकात होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।